तथास्तु बिजली की स्टडी में आज हम हिस्ट्री के क्लास 9 का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर लेके आए हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तो चलिए अब इसके बारे में हम जानते हैं। पहले देखिए व्हाट वाज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन है क्या चीज? देखिए ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन था फ्रांस में, ये फ्रांस में हुआ था जिसमें लोगों ने मोनार्की को ओवरथ्रो किया और अपना कंट्रोल गवर्नमेंट पे, कंट्री पे लागू किया। मतलब एक ऐसा रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच इन फ्रांस when the people overthrow the monarchy and took control of the government। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन जिसमें लोगों ने मोनार्की को ओवरथ्रो किया। मोनार्की मतलब राजतंत्र, मतलब जो राजा जिसमें राज्य करते हैं उसको हम मोनार्की बोलते हैं। और इस समय जो है वो डेमोक्रेसी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये राज्य करते हैं, तो उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। मोनार्की हम राजा, जो राजतंत्र होता है उसको हम मोनार्की बोलते हैं। तो वो गवर्नमेंट पे उन्होंने क्या किया, कंट्रोल लागू किया। ये एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक व्हाट वाज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आंसर हुआ। फिर अब अगर हम बात करें व्हेन डिड इट टेक प्लेस, ये कब हुआ? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लास्टेड 10 years फ्रॉम 1789 to 1799। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो 10 साल चला। कब से? 1789 से 1799 तक। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो 10 साल चला, 1789 से 1799 तक। इट बिगेन ऑन जुलाई 14, 1789 when the revolutionaries stormed a prison called the Bastille। जो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था जुलाई 14, 1789 में। ये कब स्टार्ट हुआ था? जुलाई 14, 1789 में, जब रिवॉल्यूशनरीज कौन? जो रिवॉल्ट करते हैं उनको हम रिवॉल्यूशनरीज, जो पीपल थे वो एक प्रकार से फ्रांस में रिवॉल्यूशनरीज थे, जो कि प्राइजन कॉल्ड द बेस्टाइल जो था, प्राइजन कॉल्ड मतलब जो प्राइजन मतलब जेल होता है, जो जेल का नाम था बेस्टाइल, उसमें उन्होंने क्या किया, उसको स्टॉर्म कर दिया, उसको उन्होंने स्टॉर्म कर दिया। तो ये जुलाई 14, 1789 में स्टार्ट हुआ जब रिवॉल्यूशनरीज ने प्राइजन को स्टॉर्म कर दिया, जिसका नाम क्या था? बेस्टाइल था। फिर जो रिवॉल्यूशन केम The revolution came to end in 1799 when General named Napoleon overthrew the revolutionary government and established the French consulate। ये रिवॉल्यूशन कब एंड हुआ? इस रिवॉल्यूशन का एंड 1799 में हुआ। इस रिवॉल्यूशन जो 1789 से स्टार्ट हुआ था, ये जो रिवॉल्यूशन था ये 1799 में खत्म हो गया, जब जनरल नेम नेपोलियन जो जनरल था, नेम नेपोलियन ने उसने क्या किया, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया। मतलब उसने जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट, जो लोगों ने अपनी गवर्नमेंट वहां पर रिवॉल्ट किया था और वहां पर अपनी जो गवर्नमेंट एक प्रकार से डिक्टेटरशिप लागू की थी, उन्होंने क्या किया, उस जो नेपोलियन था उसने उस रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया, मतलब उसको हटा दिया और एस्टैब्लिश द फ्रेंच कॉन्सुलेट। और उसने फ्रेंच कॉन्सुलेट उसने क्या एस्टैब्लिश किया? फ्रेंच कॉन्सुलेट को एस्टैब्लिश किया, जिसमें नेपोलियन एक प्रकार से उसका लीडर था। नेपोलियन क्या था? लीडर था। उसने एक फ्रेंच कॉन्सुलेट को एस्टैब्लिश किया जिसमें नेपोलियन लीडर था। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फ्रेंच स्टेट्स। फ्रेंच स्टेट्स क्या है? Before the French Revolution, the people of France were divided into social groups called states। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था उसके पहले जो फ्रांस के लोग थे उनको 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। पहला स्टेट था क्लर्जी का, जिसमें चर्च लीडर्स थे। जो चर्च में चर्च होते हैं उसके चर्च लीडर्स फर्स्ट स्टेट में थे। सेकेंड स्टेट कौन सा था? नोबिलिटी का था। सेकेंड स्टेट नोबिलिटी का था जिसमें नोबल्स थे। और जो थर्ड स्टेट था वो था, थर्ड स्टेट जो था पेड मोस्ट ऑफ द टैक्सेस, मतलब जो थर्ड स्टेट था वो कॉमनर्स का था, वो ज्यादातर टैक्सेस वही पेड करते थे। और जो नोबिलिटी थे वो लाइव्स ऑफ लग्जरी, मतलब लग्जरी लाइफ जीते थे, और ऑल द हाई रैंकिंग जॉब्स, और उनके पास हाई रैंकिंग जॉब्स थी। मतलब अगर हम बात करें इसका ये है कि जो लोग थे उनको 3 स्टेट्स में डिवाइड किया जाता था। जैसे फर्स्ट स्टेट था, एक सेकेंड स्टेट था और एक थर्ड स्टेट था।
फर्स्ट स्टेट्स में जो थे वो क्लर्जी आते थे, जिसमें चर्च लीडर्स होते थे। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी चर्च लीडर्स थे, और सेकंड स्टेट में अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेट्स में थे कौन? नोबल्स, ये नोबिलिटी थी, ये नोबिलिटी, जो नोबल्स लोग थे वो सेकंड स्टेट में थे, और जो थर्ड स्टेट में थे वो जो आपके फार्मर्स होते थे, पीजेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, जो बिग बिजनेसमैन थे, वो सब क्या थे? वो सब थर्ड स्टेट्स में आते थे। ये जो थर्ड स्टेट्स था वो कॉमनर्स का था, थर्ड स्टेट्स कॉमनर्स का था, जिसमें फार्मर्स हो गए, जैसे फार्मर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, आर्टिस्ट्स, इसमें आर्टिस्ट्स आते थे, बिजनेसमैन आते थे, बिग बिजनेसमैन, ये सब क्या थे? थर्ड स्टेट्स में थे। ये कॉमनर्स का स्टेट था, और जो टैक्सेस थे वो इनको नहीं भरना पड़ता था, ये टैक्स नहीं भरते थे। ये टैक्स फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स टैक्स नहीं भरते थे, और जो थर्ड स्टेट थे उन्हीं को सिर्फ टैक्स भरना पड़ता था। जो थर्ड स्टेट थे सिर्फ उन्हीं को टैक्स भरना पड़ता था। ये लग्जरी, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो थे वो लग्जरी लाइफ जीते थे। चलिए अब हम अगले टॉपिक में चलते हैं। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट। तो अभी तक हमने पढ़ा कि स्टेट्स पे जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तो जो स्टेट था, जो लोगों का स्टेट था, वो सोशल ग्रुप्स में डिवाइड हुआ था, जिसको हम स्टेट्स बुलाते थे, जिसपे फर्स्ट स्टेट था, सेकंड स्टेट था, थर्ड स्टेट था। अब हम पढ़ते कि रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट कैसे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट थे वाज इन कांस्टेंट टर्मोइल थ्रू आउट द रिवॉल्यूशन। जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो काफी परेशान थी रिवॉल्यूशन के दौरान। तो एट द स्टार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन, जब रिवॉल्यूशन का स्टार्ट हुआ तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थर्ड स्टेट के इस्टेब्लिश द नेशनल असेंबली। जब रिवॉल्यूशन का स्टार्ट हुआ तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसने नेशनल असेंबली को इस्टेब्लिश किया। उन्होंने नेशनल असेंबली को इस्टेब्लिश किया वेयर दे डिमांड द किंग लुइस 16 टू गिव देम सर्टेन राइट्स। जिनका क्या डिमांड थी? उनकी ये डिमांड थी कि जो किंग लुइस थे, किंग लुइस 16 जो वहाँ का राजा था, जो फ्रांस का राजा था, उससे ये डिमांड थी नेशनल असेंबली की कि उनको कुछ सर्टेन राइट्स दिए जाए, उनको कुछ राइट्स दिए जाए, मतलब राइट टू फ्रीडम दिया जाए, राइट टू इक्वालिटी दिया जाए, राइट टू स्पीच दिया जाए, जो उनको पहले नहीं दी जाती थी। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट लग्जरी लाइफ जीते थे, उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता था, लेकिन थर्ड स्टेट्स को टैक्स भरना पड़ता था। इसलिए जो किंग लुइस 16 है उनको कुछ सर्टेन राइट्स दिए गए। दिस ग्रुप सून टू कंट्रोल ओवर द कंट्री, मतलब अब ये ग्रुप धीरे धीरे, अब रिवॉल्यूशन हुआ, धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपना कंट्री में कंट्रोल मतलब अपना बना लिया। थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्होंने धीरे धीरे कंट्रोल अपना कंट्री में बना लिया। they changed the name over time to the legislative assembly and later to the national conventions। उन्होंने धीरे धीरे अपना नाम, जो पहले नेशनल असेंबली था, अब वो क्या हो गया, धीरे धीरे उन्होंने अपना नाम क्या रख दिया, लेजिस्लेटिव असेंबली। उन्होंने धीरे धीरे अपना नाम लेजिस्लेटिव असेंबली रख दिया, और बाद में उन्होंने क्या रख दिया, नेशनल कन्वेंशन। बाद में उन्होंने नेशनल कन्वेंशन, पहले नेशनल असेंबली, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, और फिर धीरे धीरे नेशनल कन्वेंशन रख दिया। उन्होंने धीरे धीरे नेशनल कन्वेंशन रखा। आफ्टर द रिग्न ऑफ टेरर a new government was formed called the directory। जब रिग्न ऑफ टेरर एक बेसिकली पीरियड है जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो एक रिग्न ऑफ टेरर के बाद एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई जिसको डायरेक्टरी बोला जाता था। तो ये रिग्न ऑफ टेरर के बाद एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई जिसको डायरेक्टरी बोला जाता था, और जो डायरेक्टरी ने धीरे धीरे नेपोलियन के कंट्रोल में रूल स्थापित किया। जो लोग थे, जो रिवॉल्यूशन था वो कब एंड हुआ था, 1799 में एंड हुआ था। फिर धीरे धीरे नेपोलियन का राइज हुआ, और धीरे धीरे नेपोलियन ने पूरे फ्रांस में कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। तो चलिए अगले मिलते हैं अगले टॉपिक में।
अगला टॉपिक आता है दैट इज रिग्न ऑफ टेरर। रिग्न ऑफ टेरर क्या होता है? तो ये एक ऐसा डार्केस्ट पीरियड था, ये एक वायलेंट पीरियड था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जिसको हम रिग्न ऑफ टेरर बोलते हैं। ये एक ऐसा पीरियड था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, या फिर एक ऐसा बोल सकते डार्केस्ट पीरियड था, या फिर बोल सकते एक वायलेंट पीरियड था रिवॉल्यूशन का, उसको हम क्या बोलते थे? रिग्न ऑफ टेरर बोलते हैं। इट लास्टेड फ्रॉम 1793 टू 1794। ये कब से कब था? 1793 से 1794 तक जो पीरियड था उसी को हम रिग्न ऑफ टेरर बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? रिग्न ऑफ टेरर बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम अ मैन नेम्ड रॉबेस्पायर लेड द नेशनल कन्वेंशंस एंड द कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। इस समय जो इस पीरियड में जो एक आदमी का नाम था जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करता था, जिसका नाम रॉबेस्पायर था, उसने नेशनल कन्वेंशन को लेड किया और कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी को लेड किया। उसने क्या किया? नेशनल कन्वेंशन को लेड किया और कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी को लेड किया। फिर अगला पॉइंट आता है ही वांटेड टू स्टैम्प आउट एनी अपोजिशन टू द रिवॉल्यूशंस हु आर नॉट लॉयल टू द रिवॉल्यूशंस बाय अरेस्टिंग एंड एक्जीक्यूटिंग हिम। मतलब जो उस रिवॉल्यूशन के खिलाफ होगा, या फिर वो जो उस रिवॉल्यूशन में शामिल नहीं होगा, जो उस रिवॉल्यूशन के प्रति लॉयल नहीं था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के प्रति लॉयल नहीं था, उसको उसने क्या किया? उसने ऑर्डर दिया कि उनको अरेस्ट किया जाए और उनको अरेस्ट कर लिया जाए और उनको एक्सिक्यूट कर दिया जाए। इसीलिए thousands of people were executed, thousands of people were executed or arrested। thousands of people मतलब हजारों लोग इसमें एक्सिक्यूट हुए, अरेस्ट हुए, जिसमें क्वीन मैरी एंटोइनेट थी। क्वीन मैरी एंटोइनेट थी जो कौन थी? ये कौन थी? दिस इज द वाइफ ऑफ, ये वाइफ थी किंग की। ये क्या थी? वाइफ थी किंग की, और एक क्वीन थी मैरी एंटोइनेट। ये उसके खिलाफ थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के खिलाफ थी। और कई रॉबेस्पायर के पॉलिटिकल राइवल्स, जो उसके पॉलिटिकल जो राइवल्स थे, जो अपोजिशन थे, जो पॉलिटिकल अपोजिशंस में, उनको अरेस्ट किया गया, जिसमें से 1000 लोग को अरेस्ट किया गया, जिसमें क्वीन मैरी एंटोइनेट थी एंड मेनी ऑफ द रॉबेस्पायर पॉलिटिकल राइवल्स, और कई पॉलिटिकल राइवल्स। तो ये हुआ हमारा रिग्न ऑफ टेरर। अब चलते हैं अगले टॉपिक। अब अगला टॉपिक है पॉलिटिकल क्लास। तो many of the new political ideas and alliances of the French revolutions were formed in a political clubs। मतलब जो कई political alliances थे, जो कई political rules, जो rules होते थे, जो alliances होते थे, वो कहाँ फॉर्म होते थे? political clubs में फॉर्म होते थे। क्या वो कब फॉर्म होते थे? political clubs में फॉर्म होते थे। These clubs included the powerful Jacobin club। इन clubs में powerful Jacobin club थी, जो कि रॉबेस्पायर लेड करता था। जो कि कौन करता था? रॉबेस्पायर लेड करता था। एक पावरफुल जैकोबिन क्लब इसमें थी, और एक द कॉरेडायलर्स थी, और एक द फ्यूलेंस क्लब, एक फ्यूलेंस क्लब थी, और एक पैंथियोन क्लब थी। कौन सी थी? पैंथियोन क्लब थी। तो इसमें कौन कौन से क्लब थे? जैकोबिन क्लब जो कि रॉबेस्पायर लेड करता था, कॉरेडायलर्स थे, फ्यूलेंस क्लब थे, और पैंथियोन क्लब्स। तो ये हमें याद रखना है कि कौन कौन से क्लब्स इस पॉलिटिकल क्लब्स में थे जो कई पॉलिसीज और अलायंसेस को फॉर्म करते थे। चलिए अगले मिलते हैं अगले टॉपिक। अब हम आउटकम के बारे में जानेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आउटकम क्या मिला। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंप्लीटली चेंज द सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसने क्या किया? कंप्लीटली सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फ्रांस का चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया? कि इसने फ्रेंच मोनार्की जो थी, जो फ्रेंच जो मोनार्की थी, उसको एंड कर दिया। जो राज्य तंत्र था वहां बार्बन डायनेस्टी का, उसको उसने क्या किया? एंड किया इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने। फिर इसने फ्यूडलिज्म जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में जो कैटेगरी डिवाइड हुई थी, और जिसमें थर्ड स्टेट को टैक्स देना पड़ता था, वो फ्यूडलिज्म को उन्होंने खत्म कर दिया एंड टू पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द कैथोलिक चर्च। जो कैथोलिक चर्च, जो फर्स्ट स्टेट के जो मेंबर थे, उनसे क्या किया? पॉलिटिकल पावर को छीन लिया। उनसे क्या किया? पॉलिटिकल पावर को छीन लिया। तो उसने क्या किया? फ्रेंच मोनार्की का एंड किया, फ्यूडलिज्म का एंड किया, और पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द कैथोलिक चर्च, जो पॉलिटिकल पावर थी कैथोलिक चर्च से, उसको उसने एंड कर दिया।
It brought new ideas to Europe, including liberty and freedom for the commoners. जो कॉमनर्स थे, जो थर्ड स्टेट में जो कॉमनर्स थे, इसने क्या किया, नए आइडियाज यूरोप में लाए, जिसमें लिबर्टी इंक्लूड थी, फ्रीडम इंक्लूड था कॉमनर्स के लिए। तो इस रिवॉल्यूशन में नए नए आइडियाज लाए, जैसे कि फ्रीडम का राइट मिल गया लोगों को, इक्वालिटी का राइट मिल गया, और काफी राइट्स उनको, फंडामेंटल राइट्स उनको दिए गए, जिससे कि उनको लिबर्टी का राइट, फ्रीडम का राइट मिल गया। एज वेल एज द एबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी जो नौकरशाही थी उसका एबॉलिशमेंट हो गया, उसका क्या हुआ, उसको हटा दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, जो नौकरशाही है उसको खत्म कर दिया। एंड राइट्स ऑफ वुमेन, और वुमेन को जो राइट्स पहले नहीं मिलता था, अब वुमेन को भी क्या किया, औरतों को भी राइट्स मिला, और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से। ऑल्दो द रिवॉल्यूशन एंडेड विद द राइज ऑफ नेपोलियन, जो रिवॉल्यूशन था वो 1799 में नेपोलियन की राइज की वजह से खत्म हो गया। विद द राइज ऑफ नेपोलियन ये खत्म हो गया, लेकिन जो आइडियाज और रिफॉर्म्स थे डिड नॉट डाई। These new ideas continued to influence Europe and helped to shape many Europe's modern day government. लेकिन जो आइडियाज थे, जो लिबर्टी टू फ्रीडम के जो आइडियाज थे, वो खत्म नहीं हुए, वो आगे बढ़ गए, और मॉडर्न डे में भी, यूरोप के मॉडर्न डे भी गवर्नमेंट में भी उन आइडियाज का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है, और उन आइडियाज से काफी, आज के समय में भी काफी उन आइडियाज को से मदद मिल रही है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। आज हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की पूरी समरी के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम इसकी और डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये आज पार्ट फर्स्ट था, अब पार्ट सेकंड आएगा, जिसमें हम और डिटेल्स के बारे में, इसके कॉजेस के बारे में जानेंगे, और भी कुछ बातों के बारे में जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जो बेल आइकन को दबाइए, और जिससे कि हमें हर नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।